Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about industrial preparation of sulfuric acid, which is king of compound by contact process, which is related to second year inorganic chemistry, chapter number 4, P block elements. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इस लिहाज से कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं और कुछ कंडीशंस हैं जो हमें मल्टीपल चॉइस के लिए याद होने चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी इंट्रोडक्शन। तो इनिशियली सल्फ्यूरिक एसिड को जो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं, दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एक होता है लेड चैम्बर प्रोसेस। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास परसेंटेज और हाई प्योरिटी ग्रेड का सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है वो हासिल होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, जिसको हम तमाशी तरीका भी कहते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस से हमें ये महंगा पड़ता है, ठीक है। और इसको किंग ऑफ कंपाउंड इसी वजह से कहते हैं कि पहली बात तो ये कि जितनी भी इंडस्ट्री की केमिकल इंडस्ट्री की खुशहाली का दारोमदार है वो प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 के ऊपर होता है कि वो कितना एसिड इस्तेमाल कर रही हैं। वजह सिंपल ये कि इस इंडस्ट्री के तमाम रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, या फिर सिंपल सी बात, कोई भी अब प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके प्रोडक्ट रिएक्टेंट ईजिली अवेलेबल उस मुल्क में हो तो वो वैसे ही हमें रॉ मटेरियल सस्ते पड़ते हैं। और दूसरी बात, इसका जितने इनिशियल मोल लेते हैं उसके 2 टाइम्स मोल हासिल होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, और हाई प्योरिटी ग्रेड के फर्स्ट अटैम्प्ट में ये 98% हासिल होता है, तो जिसकी वजह से इसको कहते हैं किंग ऑफ कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रोल, और कमर्शियली प्रिपेयर्ड किया जाता है इसको बाय कॉन्टैक्ट मेथड बाय यूजिंग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3। अब डिटेल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। रॉ मटेरियल क्या क्या है इसके अंदर? या तो हमारे पास अवेलेबल हो सल्फर, जो हासिल करते हैं फ्रास्ट प्रोसेस से, ये पता होना चाहिए। सल्फर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रास्ट प्रोसेस के जरिए, या तो आयरन पायराइड FeS2 मौजूद हो। इन दो में से कोई ना कोई एक रिएक्टेंट मौजूद होना चाहिए। एयर होगी या यकीनन हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी तो ऑक्सीजन होगा, और आखिर में वाटर होगा। तो इसका मतलब इसके रॉ मटेरियल बहुत ही चीपली और अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ही आसान और कॉस्टली मेथड नहीं है बल्कि चीप मेथड है, ठीक है। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात, अच्छा, हमें आगे रिएक्शन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो ज़मीन से गंधक मतलब सल्फर हासिल हो रहा है या आयरन पायराइड, इसमें दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, दैट इज़ डस्ट पार्टिकल्स, और सेकंड क्या होता है हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड। अगर इन दोनों इम्प्योरिटीज़ को अलग नहीं किया गया तो हाई प्योरिटी ग्रेड का सल्फ्यूरिक एसिड हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को नज़र रखेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 रिएक्शन है, 2 ऑक्सीडेशन है और 2 एब्जॉर्प्शन है, लेकिन इसके दरमियान में प्यूरिफिकेशन स्टेप्स भी आते हैं। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर है, किसमें? आयरन पायराइड बर्नर में। तो पहला बर्नर कौन सा होगा? आयरन पायराइड बर्नर। इसमें आयरन पायराइड दैट इज FeS2 या सल्फर, इन दो में से कोई भी एक रिएक्टेंट अवेलेबल होता है, इसकी करवाएंगे ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें रिक्वायर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड। इनिशियली सल्फर अवेलेबल हो या फिर आयरन सल्फाइड अवेलेबल हो, आयरन पायराइड, दोनों के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आयरन का सल्फाइड मौजूद है तो हमें एक बाय प्रोडक्ट फेरिक ऑक्साइड भी मिलता है, ठीक है। अगर मौजूद नहीं है, सिर्फ सल्फर है, तो हमें जस्ट सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब मिल गया तो हम यहाँ पर पहले जिक्र कर चुके हैं, इसमें इम्प्योरिटीज मौजूद थी 2। तो हम वो सेकेंड स्टेप के अंदर, यानी कि सेकेंड ऑक्सीडेशन टावर कहलाता है हमारे पास कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर में जाने से पहले हमें इसकी प्यूरिफिकेशन करवानी पड़ती है। पहली बात, अगर कॉन्टैक्ट टावर में बगैर प्यूरिफिकेशन के लेके चले गए तो याद रखिएगा कॉन्टैक्ट टावर में कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यकीनन एक हाई कॉस्ट का कैटलिस्ट है, और अगर विदाउट प्यूरीफाई हमने सल्फर डाइऑक्साइड को दाखिल कर दिया कॉन्टैक्ट टावर में तो यहाँ पर कैटलिस्ट ख़राब हो जाएगा, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट पॉइजनिंग। ये मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैटलिस्ट पॉइजनिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर पाउडर फॉर्म में, ज़्यादातर सल्फर या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन वगैरह पाउडर फॉर्म में निकल रहे हैं, तो वहाँ पर कभी भी कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता। वजह क्या होती है? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म रिड्यूस करता है सरफेस एरिया, जिसकी वजह से जो असल मकसद था कैटलिस्ट का वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। उसका काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। जब उसका सरफेस एरिया ही कम हो गया तो वो पार्टिसिपेट बिल्कुल करवा ही नहीं रहा, वो इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट करवा ही नहीं रहा इनफेक्टिव कोलिजन को। तो ये वर्ड कहलाता है कैटालिटिक पॉइजनिंग। तो कैटालिटिक पॉइजनिंग की वजह से इसको कॉन्टैक्ट टावर में जाने से पहले हम प्यूरीफाई कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने फर्स्ट स्टेप से पहले प्यूरीफाई क्यों नहीं किया? वजह सिंपल ये है, सॉलिड में से इम्प्योरिटी निकालना काफ़ी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस को फिल्टर से पास कर देंगे, इम्प्योरिटी निकल के चली जाएंगी बाहर। लेकिन सॉलिड में से अगर एक
इनर इम्प्योरिटीज जो केमिकली कंबाइन हुई हुई हैं वो इम्प्योरिटीज हम इजीली 100% या तकरीबन 90% भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन स्टेप्स बहुत आसान से। सबसे पहले हमारे पास क्या मिक्सर मौजूद था, हमारे पास मिक्सर है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है। इस मिक्सर को हम पास करते हैं प्यूरिफिकेशन स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले कहाँ से, डस्ट चैम्बर से। तो डस्ट चैम्बर में स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर लगे होते हैं जो मेजर अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स तकरीबन 90-95% रिड्यूस कर देंगे, 96-98% कर देंगे, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स के बाद इसको लेके जाते हैं किसमें, वॉशिंग टावर में। वॉशिंग टावर में क्या होता है, ऊपर से वाटर स्प्रे करवाया जा रहा होता है। जो 1 2 3 4 5% डस्ट पार्टिकल रह गए वो हैवी होकर सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड, फर्स्ट था हमारे पास डस्ट चैम्बर, डस्ट पार्टिकल रिमूव करने के लिए। सेकंड हमारे पास था वॉशिंग टावर। थर्ड, अब इन गैसेस को ड्राई किया जाएगा तो ड्राइंग टावर में लेके जाएंगे। ड्राइंग टावर में ऊपर से स्प्रे करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड विच इज यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें तकरीबन 100% या 99.99% सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से 10 पार्टिकल रिमूव हो गए। अब कौन सी इंप्योरिटी रह गई, इंप्योरिटी रह गई आर्सेनिक ऑक्साइड की। अब इसके बाद इस मिक्सचर को पास करते हैं किसमें से, आर्सेनिक प्यूरीफायर में से। आर्सेनिक प्यूरीफायर में याद रखिएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस का सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। FeOH थ्राइस हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब आर्सेनिक ऑक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ये एबिलिटी होती है कि वो आर्सेनिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तमाम प्यूरिफिकेशन ख़त्म कर ली। अब इसमें इसको पास करते हैं टेस्टिंग बॉक्स में से। टेस्टिंग बॉक्स में चारों कॉर्नर पे से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली जा रही होती है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल का मतलब अदर देन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, अगर कोई माइन्यूट पार्टिकल भी डस्ट पार्टिकल या आर्सेनिक ऑक्साइड का पास इसमें नज़र आ गया तो दिस मिक्सचर इज सेंड बैक टूवर्ड्स डस्ट चैम्बर। तो सिंपल आसान सी बात है, पहले झाड़ेंगे, फिर धोएंगे, फिर सुखाएंगे। झाड़ने का मतलब इसको लेके जाएंगे डस्ट चैम्बर में से, धोने का मतलब वॉशिंग टावर वाटर का स्प्रे कराएंगे, और सुखाने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए इसको मॉइस्ट गैस को ड्राई गैस में कन्वर्ट करेंगे। फिर लेके जाएंगे आर्सेनिक प्यूरीफायर में। और अगर टेस्टिंग बॉक्स के अंदर ये मिक्सचर ऑप्टिकली क्लियर होता है देन दिस मिक्सचर सेंड टू कॉन्टैक्ट टावर जहां पर सेकेंड ऑक्सीडेशन परफॉर्म होती है सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल और हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो आपकी बुक्स में या नोट्स में हैंड आउट में मौजूद होगा। और कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 450। इन दिस रिएक्शन अराउंड -45 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज, जो कि एक्सोथर्मिक नेचर का था, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो कंटेनर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है कितना भाई, 450। अब इसके ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखिएगा किसी भी केमिकल इंडस्ट्री का जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उस पर ली शैडलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वो हम इसके बाद डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, अब जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हासिल हुई है इसको लेके जाएंगे किसके अंदर भाई, एब्जॉर्प्शन टावर में। उस एब्जॉर्प्शन टावर में ऊपर से वाटर को स्प्रे करवाते हैं, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे करवाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करता है SO3 को, ये एडिशन रिएक्शन हो गया, फॉर्मेशन होगी H2S2O7 की। H2S2O7 का ट्रेड नेम क्या है, ओलियम भी कहते हैं इसको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम के नाम से याद रखें इसको। अब इस H2S2O7 को लेके जाते हैं सेकेंड एब्जॉर्प्शन टावर में जहां पे वाटर स्प्रे करवाया जाता है। ओलियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म 2-fold मोल्स ऑफ H2SO4। 2-fold का मतलब क्या है, 2-fold का मतलब ये है हमने जितना रिएक्टेंट दिया था उसका डबल हासिल हो गया प्रोडक्ट। तो ये 2-fold मोल्स ऑफ H2SO4 हासिल होगा। और इनिशियल कितनी परसेंट होगी इसकी, 98% कंसंट्रेटेड। तो इनिशियल हमने ऑक्सीडेशन करवाई सल्फर और आयरन पायराइड की SO2 के अंदर, फिर इसको प्यूरिफिकेशन स्टेप से पास किया डस्ट चैम्बर, डस्ट चैम्बर के बाद वॉशिंग टावर, वॉशिंग टावर के बाद आपके पास ड्राइंग टावर, ड्राइंग टावर के बाद आर्सेनिक प्यूरीफायर, आर्सेनिक प्यूरीफायर के बाद टेस्टिंग बॉक्स, उसके बाद लेके गए इसको सेकंड आपके पास सेकंड ऑक्सीडेशन टावर में, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट टावर। थर्ड इसमें एब्जॉर्ब करवाया H2SO4, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। इसका प्रोडक्ट बना ओलियम, ओलियम को एब्जॉर्ब करवाएंगे वाटर के अंदर, लास्ट एब्जॉर्प्शन टावर, और 98% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो गया जो कि है 2-fold मोल। अब बात कर लेते हैं जरा ली शैडलियर प्रिंसिपल की।
देखिए पहली बात तो सिंपल ये कि ली शैडलर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में हमें जो कंडीशंस पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। अब देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो कंडीशन याद होनी चाहिए जिसमें रिएक्शन सिर्फ कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल हो। सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस जितनी ज़्यादा हासिल होगी या एक्टिव मास ऑफ SO3 जितना ज़्यादा हासिल होगा, H2SO4 उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा हमें। तो सिंपल सी बात, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दें, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 बढ़ा दें, तो खुद ब खुद SO3 की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेकंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो यहाँ पर है एक्जोथर्मिक है, तो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन फेवर करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिस पर रिएक्शन टेम्परेचर में अपने आप को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए वो है 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, एक बार टेम्परेचर देते हैं ये, जैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होगा ये टेम्परेचर बंद कर दें, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये अपने टेम्परेचर को खुद ब खुद मेंटेन करेगा अपनी हीट से। तो हमने क्या किया, इनिशियल एक टेम्परेचर पे लेके आया और बंद कर दिया। इसका मतलब बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम एंड मोर सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस। पहली बात तो, दूसरी बात ये हो गई टेम्परेचर की। थर्ड, प्रेशर। अब देखें प्रेशर, पहली बात तो ये यहाँ पर ये अगर हम रिएक्शन में देखें तो SO2, O2 और SO3 रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल कम। हमेशा प्रेशर एप्लीकेबल होता है उस जगह पर जहाँ पर मोल ज़्यादा हो। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने पर जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो होता है हायर मोल्स के ऊपर। हायर मोल्स किसके हैं, रिएक्टेंट के। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब नॉर्मली यहाँ पर जो रेशो था वो कितना है भाई, 3:2 का। 3 रिएक्टेंट के मोल्स हैं और 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा होंगे तो यकीनन प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड। और जो ऑप्टिमम प्रेशर है, जिस तरीके से ऑप्टिमम टेम्परेचर था इस तरह ऑप्टिमम प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर से बढ़ा के प्रेशर रखेंगे। नॉर्मल प्रेशर होता है 1 atm 1 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा देंगे 1.5 टू 1.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो चीज़ें याद होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना है 450 टू 500 ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर कितना है 1.5 टू 1.7 atm एटमॉस्फेयर। थर्ड, यूज ऑफ कैटलिस्ट। टेम्परेचर लो करने के बाद हमें रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। V2O5 यूज एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। और एक बात और याद होनी चाहिए, कैटलिस्ट का ताल्लुक डायरेक्शन से नहीं होता, सिर्फ स्पीड से होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड में चेंज नहीं कर सकता। कैटलिस्ट का ताल्लुक सिर्फ डायरेक्शन से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड से। ये क्या करेगा, इनइफेक्टिव कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट करेगा। सेकंड, ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करेगा। और थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। इसका मतलब कम टाइम में हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर सिंपल सा एक फ्लो चार्ट टाइप का डायग्राम की टाइप की है ये, तो ये आप बखूबी देख लीजिएगा इसमें कि इनिशियल पायराइट बर्नर है, उसके बाद सेकंड हमारे पास जो मेन टावर है वो 4 थे, पायराइट बर्नर, कॉन्टैक्ट टावर, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन टावर और सेकंड एब्जॉर्प्शन टावर। दरमियान में क्या आती है, दरमियान में इसके इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए प्यूरिफिकेशन टावर्स थे। तो टोटल 4 मेन टावर्स हैं। ठीक है, पायराइट बर्नर, सेकंड कॉन्टैक्ट टावर, थर्ड एब्जॉर्प्शन इन H2SO4 और फोर्थ एब्जॉर्प्शन इन वाटर। तो उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को भाई ये तमाम केमिकल रिएक्शन समझ में आ गए होंगे और इंडस्ट्री बखूबी समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई सवाल है तो यकीनन आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग पढ़ें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नई इंडस्ट्री के साथ शामिल होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।